हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। स्वागत है आपका अभियान आईएएस एकेडमी की अद्भुत प्रश्नोत्तरी कक्षा और एमसीक्यू के महायुद्ध में। तो जितने भी कर्मवीर श्रृंखला 2.0 के हमारे धीर वीर गंभीर योद्धा हैं, आओ जल्दी कक्षा में करते हैं क्लास शुरू। आज जो बात करने वाले हैं हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? वही मिडिवल हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। मध्यकालीन भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, स्टैटिक सवाल बन सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सारे बच्चे जल्दी से आ जाओ और फिर करते हैं हमारी क्लास की शुरुआत। उससे पहले जो जो बच्चे कक्षा में, आप सबका स्वागत है। याचिका जी, मधु जी, अंकुश, वर्णिका जी, सबका स्वागत है। बताओ कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? क्या सुन पा रहे हैं आप सारे बच्चे? जल्दी जल्दी मुझे बता दीजिए, क्या आप सुन पा रहे हैं सारे? चलिए, मुझे जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? स्वागत है आपका भाई भावना जी। मेरा कोट जिससे मैं लेके आया था, क्या नाम है वैज्ञानिक साहब, उसने वापस ले लिया। जिससे मैंने उधार लिया था उसने वापस मांग लिया। तो फिर देना पड़ा, क्या कर सकते हैं, नहीं। चलिए, तो जितने भी बच्चे आ गए, महारथी आ गए क्लास में, हम हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, एक बार जोर से आपको बोलना है, बोलिए श्री राधा, है ना? तो थोड़ा क्या किया करो, ईश्वर को नाम उनका लेते रहा करो, है ना? परमपिता परमेश्वर का नाम लिया करो। और आजकल तो क्या है, घर घर राम, हर घर राम, हर दिल में राम अभी चल रहे हैं, तो थोड़ा उस पर भी ध्यान दिया करो, है ना? काफ़ी दिमाग इससे अच्छा रहता है। बात समझ में आई? साथ ही साथ में आप इधर देखो भाई, दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है कि नहीं? अब बताओ, अभी आप देखो, पाकिस्तान को कोई कूट के चला गया। तो मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है ना, कोई वैल्यू ही नहीं है। बताओ, ईरान पाकिस्तान को कूट के चला गया, बताओ, और उसको उसको हमसे लड़ना है, कैसे हो सकता है? तो इन चीज़ों पे भी थोड़ा ध्यान दिया करो, थोड़ा नज़र रखा करो, है ना? चलिए, तो क्लास की शुरुआत करें हम लोग। अब चलो, अब बाकी बच्चों को भी बोल दो थोड़ा, इसको शेयर वेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी पढ़ लें ना। वो भी थोड़ा पढ़ाई लिखाई का माहौल बन जाए हमारे देश में। तो ज़्यादा ज़रूरी यही है। देखो, पढ़ने लिखने में अगर आपका ध्यान होगा तो ही जा कर के काम चलेगा, बाकी और कोई चीज़ काम नहीं आने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई किया करो, है ना? अरे वाह, स्वागत है भाई आपका प्राची जी। चलिए चलिए, जितने भी बच्चे आ गए हैं, हम हमारी कक्षा को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, आंसर करो जल्दी से। बोलिए क्या है सही जवाब? आपको बताना है 1560 ईस्वी के बाद अकबर का पहला और अंतिम विजय अभियान का नाम बताइए जरा, क्या है? जल्दी बताएं। खानदेश, मालवा, मालवा मेड़ता, मालवा अशीरगढ़, और गंडक अगा काबुल, क्या है सही जवाब क्वेश्चन नंबर 1 का? जल्दी जल्दी बताएं, सारे बच्चे जल्दी से आंसर करिए। 1560 ईस्वी के, आपको बताना है, बाद अकबर का पहला और अंतिम विजय अभियान किसके खिलाफ होता है? जल्दी बताएं। स्वागत है आपका भाई प्रियंका जी। सभी बच्चे बच्चे जल्दी बताएं क्या है सही आंसर। चलो, तो देखो, इसका जो आंसर है भाई, इसका सही जवाब है, राइट आंसर इज ए। देखिए, यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, अकबर के पहले अभियान के बारे में। अब यहाँ पे ये देखो, सवाल देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1560 की बात की जा रही है। समझ में आ रही है? 1560 की बात करी जा रही है। तो अब इतने से समझ में आ जाना चाहिए कि ये अंतिम अभियान है। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है? ये होता है, ध्यान रखना है आपको, मालवा
खानदेश, जो कि मध्य प्रदेश में आज की डेट में है, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समस्या ये आएगी, क्यों इधर क्या है अटैक करने की बारी आती है। देखिए यहाँ पे एक किला है जिसका नाम है असीरगढ़ का किला, और ये असीरगढ़ का किला क्या है, इसको माना जाता है दक्कन की कुंजी, की ऑफ दक्कन माना जाता है इसको। बड़ा खास है ये, स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है असीरगढ़ का फोर्ट। उस असीरगढ़ का फोर्ट है, उस पे जो अभी जिस पे शासन कर रहा है उसका नाम है मीरान बहादुर। और मीरान बहादुर जो है वो पहले क्या है, अकबर के दरबार में समझ लीजिए कि वो उसका क्या है, आप सामंत कह सकते हैं ना, उसको वो टैक्स भेजता रहता है। लेकिन वो क्या करता है, आप देखेंगे 1599 में क्या कर देता है, वो अकबर की नाफरमानी कर देता है, उसको सम्मान देने से इनकार कर देता है। और जब उसको सम्मान देने से इनकार कर देता है तो फिर क्या करता है भाई, अकबर निकलता है, दिल्ली से कूच करता है। और यहाँ पे देखिएगा 1599 में वो कहाँ पहुंच जाता है, आप देखिएगा इसको बुरहानपुर जाते हुए, और असीरगढ़ के किले पे वो क्या कर लेता है, यहाँ पे 1601 में, ठीक है कि नहीं, क्या कर लेता है, उस पर कब्जा कर लेता है। और उसके बाद में मीरान बहादुर को क्या किया जाता है, हराया जाता है। बात समझ में आ रही है। तो वो किसका शासक था, यानी कि खानदेश का शासक था। तो खानदेश के खिलाफ क्या होता है, अकबर का अंतिम अभियान होता है। और कब होता है, 1601 के अंदर। बात समझ में, स्टार्टिंग 1500 से 1599 से। और यहाँ पे वो क्या करता है, असीरगढ़ के किले पे कब्जा कर लेता है, ओके, कंट्रोल में कर लेता है। और उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे 1605 में क्या हो जाती है, अकबर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम चलता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से जवाब दीजिए, क्या है सही जवाब। स्वागत है आपका भाई करमजीत जी, अभिनंदन। चलिए अगले सवाल का जवाब देंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस इमारत में पित्रादुरा का प्रथम उपयोग किया गया था, इसको हटा दीजिए, जल्दी बताएं, फटाफट बताएं सारे बच्चे। किस इमारत में, किस बिल्डिंग में पित्रादुरा का पहली बारी प्रयोग किया जाता है, सभी आंसर करें, सारे बच्चे जल्दी से बताएं क्या है सही आंसर। ऑप्शन आपके सामने है, बुलंद दरवाजा, हुमायूं का मकबरा, एतमादुल्ला का मकबरा और पंचमहल। क्या है सही जवाब। द राइट आंसर इज एतमादुल्ला का मकबरा। इसको हम लोग कई जगह पे बोलते हैं मिर्जा गयास बेग, ठीक है। अब ये मिर्जा गयास बेग जो है वो कौन है, आप सब बच्चे जानते होंगे। किस किस को, जिसको नहीं पता है बताना है आपको। नूर जहां के पिताजी हैं ये, ठीक है कि नहीं। और नूर जहां कौन है, आप सब जानते होंगे, जहांगीर की वाइफ हैं, ठीक है कि नहीं। किन की वाइफ हैं, जहांगीर की, सलीम की वाइफ हैं। सलीम याद रखना है, सलीम। अकबर अपने बेटे को प्यार से क्या बोलते थे, जहांगीर को सलीम बोलते थे। वही सलीम जो है ना, जिसका बेड़ा गर्क हुआ अनारकली के चक्कर में। तो इसलिए तुमको याद रखना है, अनारकलियों से बच के रहो, क्योंकि अनारकलियां तुमको कहीं नहीं जाने देंगी। जितना हो सकता है अनारकलियों से दूर रहो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, है ना। और भाई जो भी अनारकली, वो जितने भी जहांगीर हैं उनसे क्या रहो, दूर रहो, ठीक है कि नहीं, तो मुश्किल हो जाएगा आपको। खैर, तो यहाँ पे क्या है, सलीम साहब जो हैं बेसिकली, तो उनकी वाइफ हैं, उनका नाम है नूरजहां। वो अपने पिता के लिए, उनका पिता का नाम क्या है, एतमादुल्ला। और उस मकबरे का निर्माण किया जाता है, और ये मकबरे का निर्माण किया जाता है आगरा के अंदर। और ये बात होती है 1626 में इसकी स्टार्टिंग होती है, और 1628 में ये कंप्लीट हो जाता है ना। यहाँ पे क्या है, ये जो मकबरा है एकदम वाइट मार्बल का बना हुआ है, सफेद संगमरमर का ये मकबरा बना हुआ है। यहाँ पे सफेद संगमरमर में क्या होगा, रत्नों को जड़ना, यानी उसमें जो कलरफुल क्या होंगे, जितने स्टोन्स होंगे, जिसमें ब्लू हो सकता है, यानी कलरफुल जितने भी स्टोन हो सकते हैं, जो महंगे महंगे पत्थर जिनको बोलते हैं, वो भी किसमें, व्हाइट संगमरमर में उनको जड़ना, उसको बोला जाता है पित्राधुरा। बात समझ में आई। तो ये पित्राधुरा का मतलब क्या होता है, सफेद संगमरमर में रत्नों को जड़ना, उसकी ब्यूटिफिकेशन बढ़ाने के लिए, उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, इस पित्राधुरा तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। बात समझ में आ रही है।
तो राइट आंसर इसका क्या है, यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। एतमा उद्दौला के मकबरे में क्या किया जाता है, पितृधुनत तकनीक का पहली बार इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गई, आई होप अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे जब ये निर्माण किया जाता है ना, यहाँ पे जब ये निर्माण किया जाता है तो ये देखिएगा इसकी इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है, भव्यता प्रदर्शित करना। इसकी शानदार इसकी जो वजह अगर हम दे सकते हैं तो वो क्या है, क्योंकि सफ़ेद संगमरमर जो है वो क्या दिखाती है, वो पैसा दिखाती है, रुतबा दिखाती है, ताकत दिखाती है। समझ में आई? अगर किसी के घर में सफ़ेद संगमरमर है तो आपको ये लगेगा कि इनके पास पैसा पैसा ज़्यादा है, तो यही एक रीज़न है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, सभी बच्चे बताएं क्या है सही आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। आपको बताना है मुगल काल में शुयरगल या शुयरगाल का तात्पर्य क्या था। जल्दी बताइए सारे बच्चे, और जितने भी बच्चे कक्षा में नहीं हैं उनका आभार, उनको बहुत सारा शुक्रिया। आप ऐसे ही तरक्की करते रहें। बेटा पढ़ेंगे नहीं तब तक काम तो नहीं चलेगा, पढ़ना ही पड़ेगा अल्टीमेटली, और कोई तुम्हारे पास तरीका नहीं है। खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ज़्यादा अच्छा है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। ज्ञान से ही, नॉलेज से ही आप कहीं किसी मुकाम पे पहुंच सकते हो, और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। नॉलेज होगी, ज्ञान होगी आपके पास में, तो इससे क्या होगी, आप शक्ति को आकर्षित कर पाओगे, पावर को आकर्षित कर पाओगे। और जब पावर आपके पास में होगी तो फिर क्या आएगा आपके पास में, पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो सारे रिश्ते चले आएंगे आपके सामने, है ना। किसी को बुला लो अपने घर पे, आप किसी भी रिश्तेदार को बुला लो, किसी भी पार्टी को बुला लो, किसी भी होटल को अपने घर पे बुला लो, आप कुछ भी जो चाहिए आपको आपके पास आ जाएगा। वो कब आएगा, जब आपके पास पैसा होगा। पैसा कब आएगा, जब आपके पास ताकत होगी। ताकत कब आएगी आपके पास में, जब आपके पास ज्ञान होगा, नॉलेज होगी। तो ऑलवेज नॉलेज अक्वायर करते रहिए, ज्ञान प्राप्त करते रहिए, बाकी सारी चीज़ें आपके पीछे दौड़ करके आने वाली हैं, कोई नहीं रोक रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आंसर करें। आपको बताना है सयूरगल बोलते हैं वैसे तो, इसको श्यूरगल भी कई बार बोल देते हैं। तो क्या मतलब होता है, तो इसका सही आंसर क्या होता है, जो भी लगान मुक्त जो भूमि होती है उसको बोला जाता है। मुगल काल में एक टर्म होता था, उसको बोलते हैं मदद ए मास, और मदद ए मास जो है उसको बोला जाता था शुयरगल। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है, यहाँ पे याद रखना है, ये दान स्वरूप जमीन दी जाती थी, और ये शासक के द्वारा दी जाती थी। और ये कैसी है, ये है वंशानुगत। इसको क्या बोलते हैं, वंशानुगत, हेरिडेटरी हुआ करती थी ये, यानी कि बाप से बेटे को, बेटे के बाद उसके बेटे को, हेरिडेटरी क्या है, ये जमीन मिलती थी। यानी इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था, किसी को दिया नहीं जा सकता था। जिसको दे दी अब उसको वापस नहीं करनी है। बात समझ में आई? तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थी, उसको बोला जाता था शुयरगल बोला जाता था। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? कुछ पल्ले पड़ रहा है, कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि बोर तो नहीं हो रहे हो? बताओ जरा, है भाई, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? प्लीज बताएं कमेंट करके। देखो अगर बात समझ में आ रही है, पल्ले पड़ रही है, तो पढ़ाने का कोई फायदा है। नहीं तो फिर वन वे अगर प्रोग्राम चल रहा हो, मोनोलॉग चल रहा हो, मैं कुछ कह रहा हूँ पता नहीं, हाँ ठीक है ओके चल रहा है ऐसे। किस किस को बात समझ में आ रही है बोलो। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई, ये तमाम चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है? याद हो जाएगा कि नहीं होगा? अगर याद हो जाएगा तब बात बनेगी, और नहीं याद होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, है ना। 2-3 बारी क्या कर लो आप, इसको जप लिया करो, है ना, रट लिया करो, बस हो जाएगा काम, है कि नहीं। चलिए, तो सयुरगल जो है बेसिकली वो कैसी भूमि होती है, लगान मुक्त जमीन होती है, यानी इस पे किसी प्रकार का कोई टैक्स राजा नहीं लगाता है। और ये इसको इसको बोला जाता है मदद माश, ठीक है कि नहीं, मदद स्वरूप दी जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। वन वे कम्युनिकेशन तो फिर भाई रहने देते हैं, नहीं चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4, बोलिए जल्दी आपके क्या है सही जवाब। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आंसर करें आप जल्दी से, बताइए। आपको बताना है पाई कास्ट क्या होता है, बोलिए भाई, किसे पाई कास्ट कहा जाता है? सभी महारथी बताइए, और जितने भी
मित्रगण जो हैं, यार दोस्त जो कक्षा में, बताओ भाई जल्दी से क्या है सही आंसर। मत आपको बताना है पाई कास्ट के बारे में। सभी आंसर करो जल्दी से, क्या होगा पाई कास्ट का मतलब। देखो दो टर्म होते हैं, एक तो होता है भैया, एक तो होता है खुद कास्ट, ठीक है। और ये आपके जो आप अगर अपने घर वालों से पूछेंगे ना, मम्मी पापा से पूछेंगे तो वो बता देंगे आपको कि खुद कास्ट का मतलब क्या होता है। और बताओ, आप तो बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यार, खुद कास्ट बता देंगे आप। अपने घर में पूछो किसी से भी, जो भी अभी कक्षा अभी जो आप बैठे हो, किसी से भी पूछो अपने घर वालों से कि खुद कास्ट क्या होता है, वो बता देंगे आपको। पापा को मम्मी को जरूर पता होगा, मम्मी को ना पता हो तो मम्मी का वैसे किचन को पता होता है ज़्यादातर, मम्मियों का ज़्यादा ध्यान रहता है किचन में, है ना, खाने पीने में, सब्जी क्या बनानी है, सुबह में नाश्ता क्या बनेगा। तो और पापा जी जो होते हैं वो पंचायती में रहते हैं, है ना। जैसे थोड़ी उम्र उम्र हुई उसके बाद में फिर वो निकल लेते हैं अपनी पंचायती में, है ना, पूरे मोहल्ले की खबर लेकर के आते हैं। तो उनको पूछो, उनको पता होगा 100% खुद कास्ट। और दूसरा पाई कास्ट के बारे में कि भाई पाई कास्ट क्या होता है। तो अब इसमें क्या है, ये आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये तो सामान्य बात है, जरा बताओ। तो समझिए इस बात को, यहाँ पे खुद कास्ट का मतलब क्या होता है, जिस किसान के पास में खुद की जमीन होती है उसको क्या बोलते हैं, खुद कास्ट बोलते हैं। जिस किसान के पास क्या होती है, खुद की जमीन होती है और उसमें वो खेती बाड़ी करता है, उसको क्या बोलते हैं, खुद कास्ट बोलते हैं। और ये जमीन कहाँ पे होती है भाई, ये जमीन जो है कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन उस पे मिल्कियत जो होती है, मालिकाना हक जो होता है वो किसान का होता है। बात समझ में आई। और पाई कास्ट का मतलब क्या होता है, पाई कास्ट का मतलब सिंपल होता है कि अगर आपके पास जमीन नहीं है तो दूसरे की क्या कर लेते हैं आप, दूसरे की जमीन को ले लेते हैं लीज पे। तो ये दूसरे गांव में होती है और वहां जाकर के आप उस पर खेती बाड़ी करने जाते हो, उसको बोला जाता है क्या, पाई कास्ट। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इसका जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, देखो जरा इसमें चेक करो कहां पे, वह कृषक जो स्वयं भूमि का स्वामी होता है और उसका खेत और घर उसी गांव में होता है, उसको क्या बोलते हैं, खुद कास्ट। तो ये तो पाई कास्ट की परिभाषा नहीं है। दूसरा क्या है, वह कृषक जिसके खेत और घर अलग अलग गांव में हो, तो यहाँ पे क्या है, ये भी नहीं है। वे कृषक जिनके पास अधिक जमीन होती है, खेती होती है, वो नहीं, ये भी नहीं है। और साथ ही साथ में नहीं, देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है। तो ये क्या है, इसका आंसर होगा वह कृषक जिसके खेत और घर अलग अलग गांव में हो, ठीक है, खेत और घर अलग अलग गांव में हो, ये इसका आंसर हो सकता है। बात समझ में आ रही है। राइट आंसर इसका क्या हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। यानी खेत क्या हो, कहीं और हो और उसका घर कहीं और हो, तो ओबियसली बात है खेती करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, किसी दूसरी जगह जाना पड़ेगा, अन्यंत्र जाना पड़ेगा, किसी अलग जगह पे जाना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं, पाई कास्ट बोलते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिएगा, कोई गलती वलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी आंसर करें, क्या है सही जवाब। वेटिंग फॉर योर आंसर्स, बोलिए जल्दी से, कौन सा मुगल सम्राट वेदांत दर्शन से प्रभावित था और जदरूप गोसाई से मिलने गया था, क्या है आंसर। हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। आपको बताना है मुगल सम्राट के बारे में, कौन से मुगल सम्राट हैं जो जदरूप गोसाई से मिलने के लिए गए थे, बताएं जल्दी से। सभी आंसर करो सारे बच्चे, सभी कर्मवीर, सभी आंसर करो। चलिए एनीवे, बढ़िया है। तो जिन जिन बच्चों ने जवाब दे दिया है, लेट मी टेल यू द आंसर इज जहांगीर, ठीक है कि नहीं। अब कई जगह पे क्या है, कई जगह पे कई किताबों में कई एग्जामों में इसका अकबर भी आंसर दे के रखा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर कमीशंस ने इसका जहांगीर आंसर माना है। बात समझ में आई। तो जहांगीर को क्या था, थोड़ा सा फिलोसॉफी में इंटरेस्ट था, वेदांत में उसको क्या था, इंटरेस्ट था। और जब इसको इंटरेस्ट था तो ओबियसली बात है वो अलग अलग जगह पे जा करके यात्राएं करता रहता था। वो जाता है किसके पास में, जदरूप गोसाई जी के पास में, जो कि उज्जैन में हुआ करते थे, ठीक है। और उज्जैन में ये क्या है, क्योंकि हिंदू
गुरु हैं और उसके बारे में जानकारी रखते हैं, फिलॉसफी के बारे में, धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे उज्जैन उनसे मिलने जाता है। बाद में ये जदरूप गोसाई क्या करते हैं, उज्जैन से फिर आ जाते हैं मथुरा, जो कि हमारे बिल्कुल पास में ही है। ओके, तो राइट आंसर इसका क्या है, इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, जहांगीर इज द राइट आंसर। लेकिन कई जगह पे इसमें दिया हुआ है अकबर भी है, तो कहीं पे आ जाए, दोनों में से कोई एक हो, चेक कर लेना। द अप्रोप्रिएट आंसर इज जहांगीर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें जल्दी से। क्या है सही जवाब, फटाफट आंसर करिए। यू हैव टू गिव योर आंसर स्पीडी। बताएं जल्दी से क्या आंसर है। किस युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया था, जल्दी जल्दी बताएं। बंदूक, गन, आर्टिलरी, जरा बताएं कौन से युद्ध में इस्तेमाल करी जाती है पहली बारी। घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, पानीपत का युद्ध और दोहिरिया का युद्ध। क्या है सही आंसर, सारे बच्चे, सभी कर्मवीर, सभी दोस्त आंसर करो। चलिए, तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, तोप खाने के बारे में, गन्स के इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे, तो ये इस्तेमाल होता है पहली बारी पानीपत के युद्ध में। पानीपत का जो युद्ध होता है, बड़ा याद रखना है आपको, 21 अप्रैल की बात है ये, 21 अप्रैल 1526 की। ठीक है, तो ये युद्ध जो होता है वो कहाँ पे, पानीपत में होता है, जो कि आजकल कहाँ पे, हरियाणा में है ना। यहाँ पे ये युद्ध होता है किस में, तो एक उमर शेख मिर्जा जो है बेसिकली उनकी संतान है, उनका नाम है बाबर। और उमर शेख मिर्जा उनके पिताजी का नाम है, बता देता हूँ आपको। ये क्या है, ये तुर्क हैं एक, जो कि कहाँ से आते हैं, अफगान से आते हैं। अब देखिए यहाँ पे ईरान अफगान का ये पूरा एरिया है जहाँ पे वो पहले रह रहे होते हैं, वहाँ पे उनकी जो दाल है वो गलती नहीं है। उसके बाद में वो इधर आते हैं, और इधर आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे उनका जो फाइट होता है वो इब्राहिम लोदी के साथ में हो रहा है, जो कि क्या है, लोदी वंश के अंतिम शासक हैं। तो इब्राहिम लोदी के बीच में और साथ ही साथ में किसके, बाबर के बीच में युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध उसको हम लोग कहते हैं। बात समझ में आपको सबको आ रही है कि नहीं आ रही है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे बाबर क्या करता है, बाबर तोप खाने का इस्तेमाल करता है, यानी यहाँ पे वो गन्स का इस्तेमाल करता है। अब जब गन्स का इस्तेमाल करता है तो इससे क्या होता है, तोपों के इस्तेमाल करने से, आर्टिलरी के इस्तेमाल करने से, तो यहाँ पे जो इब्राहिम लोदी के जो हाथी होते हैं, उसके जो हाथी होते हैं वो क्या होते हैं, आप जानते हैं ना, जानवर क्या होता है, बिदक जाता है ना। हम उसको बिदकना बोलते हैं हमारे एरिया में। अब पता नहीं आप समझते हो कि नहीं, मतलब क्या आ सकता है, पैनिक बोलते हैं अंग्रेजी में। तो यहाँ पे जो इब्राहिम लोदी के हाथी हैं वो क्या हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। और जब वो पैनिक हो जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, आप जानते हैं हाथी जब पैनिक होता है तो फिर वो अपने ही लोगों को कुचलना स्टार्ट कर देते। तो इस वजह से और भी कई कारण हैं जिनकी वजह से क्या होता है, इब्राहिम लोदी की करारी हार होती है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे एक नए साम्राज्य की स्थापना होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुगल साम्राज्य, जो कि 300 साढ़े 300 साल तक यहाँ पे क्या करता है, राज करने का काम करता है। तो राइट आंसर इसका क्या है, समझ लीजिए सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा फास्ट आंसर। आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, जल्दी बताइए। शाहजहां, अकबर, औरंगजेब और हुमायूं। सही आंसर क्या है, चलिए द राइट आंसर शाहजहां। शाहजहां ने यमुना नदी के किनारे यहाँ पे समझिए मोती मस्जिद का क्या करवाया जाता है, उसका निर्माण करवाया जाता है। और ये मस्जिद पूरी तरह से क्या है, ये भी सफ़ेद संगमरमर की मस्जिद है। अब समझिए, आप सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा या पहली बारी आप ये कह सकते हैं कि शाहजहां ने ही सबसे ज़्यादा क्या किया है, संगमरमर का, सफ़ेद पत्थर का इस्तेमाल अपनी जितनी भी स्थापत्य हैं, आर्किटेक्चर से उनमें करने का काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मोती मस्जिद जो है वो आगरा में कौन बनाता है, शाहजहां बनाने का काम करता है, यमुना किनारे। और यहाँ पे इसकी जो शुरुआत होती है वो आप समझिए कि इसकी शुरुआत होती है आपकी 1647 के आसपास, और 53 के अंदर इसकी क्या है, ये बनकर के तैयार हो जाती है। गूगल बाबा की रिसर्च के अनुसार, गूगल बाबा की रिसर्च के अनुसार इसमें लगभग
2,60,000 रुपए का क्या आता है, 2,60,000 रुपए का इसमें खर्चा आता है ना। इतना टाइम लग रहा है इसमें और इसमें खर्चा कितना आता है, 2,60,000 रुपए। तो सही आंसर इसका शाहजहां। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर करिए जल्दी से, क्या है आंसर। मुगल काल में चित्रकला का आरंभ किसके द्वारा किया जाता है, फटाफट से बताइए। हु स्टार्टेड पेंटिंग ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। सवालों के जवाब देने हैं आपको जल्दी जल्दी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएं, मुगल काल में चित्रकला का आरंभ किसके द्वारा किया जाता है। हुमायूं, अकबर, शाहजहां और जहांगीर, जल्दी बताएं। जल्दी जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है भाई। सारे बच्चे बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं, आप रिप्लाई कर रहे हो, बहुत ही सही है भाई। ऐसे ही मेहनत करो तभी काम चलेगा। तो देखो भाई, हुमायूं जो है वो क्या है, थोड़ा सा शौकीन है, उसका मिजाज जो है बेसिकली वो कला और संस्कृति को सम्मान देने वाला है, थोड़ा पढ़ा लिखा भी है। तो समझिए यहाँ पे वो क्या करता है, चित्रकला को शुरुआत उसकी करता है। लेकिन वो कब करता है, जब वो कहाँ पे रहता है, भारत में नहीं है, ठीक है कि नहीं। यहाँ से उसको क्या कर दिया है, यहाँ से पीट के भगा दिया है। तो वैसी स्थिति में क्या है, अफगान के आसपास के क्षेत्रों में वो रह रहा है, सरवाइव कर रहा है घूम करके। और वहाँ पे क्या होता है भाई, वहाँ पे वो उसकी चित्रकला के जो एक्सपर्ट है उनसे क्या होती है, भेंट होती है। अब उसमें दो चित्रकार जो हैं उसके, हम उनको कहते हैं दरबारी चित्रकार। अब उसमें एक है मीर सैयद। तो मीर सैयद जो है उनका खासम खास है। एक अबू समद होता है ना। तो ये दो चित्रकार किसके हैं, याद रखें आप, हुमायूं के समय के हैं। और ये बार बार सवाल पूछा जाता है कि भाई हुमायूं के समय में चित्रकार कौन है। साथ ही साथ में इधर बाबर के बारे में भी पूछ लिया जाता है ना। इधर आप देखेंगे कि इधर अकबर का भी पूछ लिया जाता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा बड़ा चित्रकार है जिसका नाम है जहांगीर, जिसने सबसे ज्यादा क्या है पेंटिंग में काम किया है, वो सबसे खास है जहांगीर के बारे में, ऐसा कहा जाता है। समझ में आ रही है। जहांगीर को जाना जाता है किसके लिए, पेंटिंग के लिए। शाहजहां को जाना जाता है आर्किटेक्चर के लिए। और अकबर को जाना जाता है भाई सभी के लिए, सारा काम किया इसने। और हुमायूं को जाना जाता है सिर्फ और सिर्फ दौड़ दौड़ करके मरने के लिए, है ना। ये लगातार दौड़ते रहे। बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा है, जब इनकी अंतिम सांस होती है तो ये क्या है, इनके बारे में कहा जाता है कि पूरी जिंदगी ये आदमी क्या है, दौड़ता रहा। और इसको अब क्या हुआ, इसको मृत्यु से, और मृत्यु को इससे छुटकारा मिल गया। इस तरह की स्टेटमेंट किसके बारे में होते हैं, हुमायूं के बारे में। तो काफी दुखित जीवन रहता है ना, काफी जिगजैग इनके जीवन में रहता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अकबर जैसा प्रतापी शासक देने का काम भी करता है। तो राइट आंसर क्या है इसका, द राइट आंसर इज ए, यानी हुमायूं। चलिए अगले सवाल का जवाब देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, फटाफट से बताएं क्या आंसर है। आपको बताना है नानकर और बंद क्या है। नानकर और बंद, तो नानकर और बंद की अगर आपसे कोई बात करे तो नानकर और बंद क्या है, ये लगान मुक्त भूमि होती है। यानी किस पे क्या नहीं होता है, टैक्स नहीं लगाया जाता है शासक के द्वारा, तो उसको कहा जाता है नानकर और बंद। यानी ये क्या होती हैं, ये टैक्स फ्री या रेंट फ्री क्या होती है, लैंड होती है, जमीन होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। सही जवाब इसका क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आज की कक्षा का अंतिम क्वेश्चन है आज। जल्दी आंसर करिए, जवाब दीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया है, जल्दी बताएं। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया है। सही आंसर बताइए। चलिए देखिए, यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, पंचतंत्र के बारे में, तो पंचतंत्र जो है वो बहुत ही
शानदार, बहुत ही बेजोड़ ऐतिहासिक ग्रंथ है और इसको लिखने का काम करते हैं, इसकी रचना करी जाती है विष्णु शर्मा के द्वारा या चाणक्य के द्वारा, है ना। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णु शर्मा या चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति, महामंत्री, जो आपको याद हो सकता है उस हिसाब से लगा लीजिए। तो वो क्या है, इसको लिखने का काम करते हैं और ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। फिलॉसफी पे और व्यवहारिक ज्ञान पे ये ग्रंथ लिखा गया है कि राजा को किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से चलना चाहिए। तो इसमें तमाम तरह की साइकोलॉजी के बारे में और फिलॉसफी, साथ ही साथ में व्यावहारिक ज्ञान के बारे में इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे इस पंचतंत्र को क्या है, फारसी में ट्रांसलेट करवाने का काम जो करते हैं वो है अकबर साहब। तो अकबर ये काम देते हैं किसको, अपने सबसे विश्वास पात्र, उनका नाम है अबुल फजल। और अबुल फजल जो है बेसिकली इसको क्या करते हैं, फारसी में ट्रांसलेट करते हैं और इसको बोला जाता है अनबरे सईदी। तो अनबरे सईदी के नाम से भी कई बार इसको जाना जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या है भाई, ए इज द राइट आंसर। तो आज के थे 10 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मध्यकालीन या मिडुअल हिस्ट्री से थे। जाकर के फिर से देखिएगा, याद करना है भाई आपको, इसमें कुछ भी और दिमाग लगाना नहीं, कुछ भी समझने की चीज़ है नहीं, इसमें क्या समझेंगे, इसको तो क्या करना है आपको, मेमोराइज करना है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। ख्याल रखिए अपना, पढ़ाई ज़रूर करते रहिए। जय हिंद।